कराची वो शहर है जो कि सारी दुनिया में से इन्वेस्टमेंट खींच सकता है, लेकिन उसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत, और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके ऊपर बदकिस्मती से जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। सर्कुलर रेलवे जो कि सारा कराची को टच करेगा और जो कि फिर सड़कों के ऊपर से प्रेशर उतारेगा, ये एक बहुत बड़ा स्टेप उस डायरेक्शन पे। ग्रीन लाइन भी है और उसके बाद और भी हमें बस सर्विसेज प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी कराची के लिए, जिस तेज़ी से कराची फैल रहा है। कराची का दूसरा बहुत बड़ा मसला वो पानी का है। 2 सालों तक कराची में K4 के जरिए पानी पहुंचा सकेंगे, जो इंशाल्लाह कराची के लिए बहुत बड़ी अचीव नेमत होगी। जो बाकी कराची के मसले हैं, और उन कराची के मसलों के लिए फिर से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कोऑपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। आज चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं, मैं ये भी आपको कहूँगा कि इसको रिकन्सिडर करें। जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, इससे सारा फायदा सिंध को है, प्रॉफिट सिंध को है, नौकरियां सिंध को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, शहर कायद जिसे कई साल पहले एशिया का पेरिस कहा जाता था और इस अजीम शहर का शुमार दुनिया के जदीद तरीन शहरों में होता था, लेकिन बदकिस्मती से ये रोशनियों का शहर पिछले कई सालों से मसाइल का गढ़ बन चुका है। और इन मसाइल को लेकर माजी में भी पॉलिटिकल जमातों ने खूब सियासत की है और अब भी सिंध को जीतने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान दौड़ शुरू हो चुकी है। सिंध गवर्नमेंट का ये दावा है कि हालिया सालों में अगर मुल्क में किसी शहर ने तरक्की की है तो वो कराची है, जबकि पीटीआई गवर्नमेंट कराची के लिए 162 और 1100 अरब रुपए के 2 भारी भरकम पैकेजेस का भी ऐलान कर चुकी है और आइंदा दिनों में बड़ी बड़ी खुशखबरियां देने के दावे भी कर रही है। कराची के शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कराची सर्कुलर रेलवे के इब्तदाई तामीराती ढांचे का इफ्तिताह किया है। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को मिलकर काम करने की पेशकश करते हुए वाज़ेह किया कि वफाकी गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, हमें सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क और सिंध की खातिर इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर पर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि वफाकी हुकूमत और उसके वज़रा एक बार फिर कराची के अवाम को धोखा दे रहे हैं। आज का संगे बुनियाद KCR का नहीं बल्कि ओवरहेड ब्रिजेस और अंडर पासिस के लिए है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है, आपके ख्याल में ये जो कराची की तरक्की के लिए प्राइम मिनिस्टर ने पेशकश की है, अब आपको क्या लगता है वफाक और सिंध में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हो पाएगा? एक होता है ना कि लॉलीपॉप देना, तो लॉलीपॉप का भी है ना कोई जायका होता है, खट्टा होगा, मीठा होगा। ये ऐसी बदनसीबी वाली बात है कि लॉलीपॉप भी नहीं दे रहे, ये आंखों में जो है ना धूल झोंक रहे हैं। एक दफ़ा फिर जो है वो कराची के साथ जो है वो हाथ हो गया। ये मंसूबा नहीं है, बल्कि आप ये बहुत ही अगर आसान और फहम लफ्ज़ों में बोले ना कि कराची के साथ उन्होंने बड़ा ही ऐसा एलानिया और सरेआम फ्रॉड किया है कि इंसानी अकल भी जो है वो हैरान है कि KCR के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा जाए। मजे की बात ये, KCR का मंसूबा 4 वज़ीर आज़म कराची में उसका संगे बुनियाद जो है वो 2004 से रखे चले जा रहे हैं। अभी जिस KCR के मंसूबे का इन्होंने आज संगे बुनियाद रखने का ऐलान किया है, बहुत ही हैरत अंगेज बात है, दिलचस्प बात है। इसको बल्कि एक अलमिया कह लें, क्या इसको हम नाम दें। ना इस मंसूबे की फिजिबिलिटी बनी है, ना इस मंसूबे पे कंसल्टेंट का तयन हुआ है, ना इस मंसूबे पे कोई की कंसल्टेंसी की गई है, डिजाइनिंग हुई है, और ना ही इस मंसूबे की टेंडरिंग हुई है। मैं टेंडरिंग तक चले बहुत बात का मरला होता है, यानी कि डिजाइनिंग भी इस मंसूबे की नहीं हुई है। मंसूबे का जो है वो संगे बुनियाद रख दिया गया। हद तो ये है कि अभी ये भी तय नहीं हुआ कि जो ट्रेन चलेगी वो ट्रेन कौन सी होगी, ये भी तय नहीं हुआ कि कौन सी ट्रेन जो है वो आप चलाएंगे, उसका रूट क्या होगा, वो किधर से, कुछ भी तय नहीं हुआ और संगे बुनियाद रख के चले गए। अच्छा, कहते हैं एक्निक ने अप्रूवल दी है। ओ भाई, एक्निक ने अप्रूवल दी है और 20 अरब रुपए की अप्रूवल आपको दी थी, वो ओवरहेड ब्रिज बनाने की, KCR चलाने की आपको अप्रूवल थी। अब मजे की बात देखें कि KCR के रूट का तयन हुआ। आप फ्रॉड देखें कितना बड़ा शहर के साथ हुआ है कि KCR के रूट का तयन नहीं हुआ और वहां पे जो है फ्लाईओवर बन जाएंगे। कल को कंसल्टेंट को डिजाइन बनाता है
और वो ये तय करता है कि भाई यहाँ से तो ट्रेन नहीं गुजरेगी, तो उस जो फ्लाईओवर और जो वहाँ पे अंडर वो ब्रिजेस बनेंगे, वहाँ किसी की कब्रें बनानी है आपने, वहाँ किसी का कब्रिस्तान बनाना है आपने शहर के लोगों का। कोई इस तरह के एक वज़ीर आज़म के, हम ये नहीं कहते कि वज़ीर आज़म साहब की नीयत खराब होगी, लेकिन वो कौन लोग हैं जो वज़ीर आज़म साहब को जो है इस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये कोई इलेक्शन कैंपेन चल रही है कि अगले 2 महीने बाद शहर में कोई इलेक्शन होने वाले थे, धड़ाधड़ तख्तियां लेके आप घूम रहे हो, धड़ाधड़ तख्तियां जो है वो आप गाड़ना शुरू कर दो। ये कोई मजाक कर रहे हो आप इसके साथ? अच्छा, फिर कहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस मसले को जो है वो हम जो है वो हल करेंगे शहर के मसाइल को। 25 साल तक तो आप इस कौम को ये सबक पढ़ाते रहे कि शहर के हर मसले की जिम्मेदार जो है वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है। आज आप ये कहते हो कि हम पीपल्स पार्टी के साथ करेंगे, 3 साल से एमक्यूएम आपके साथ बैठी हुई है। लेकिन आप अलमिया देखें कि जो लोग बैठे हुए हैं एमक्यूएम वाले, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। जब वज़ीर आज़म साहब संगे बुनियाद रख रहे थे तो इस शहर के रखवाले, इस शहर के चौकीदार जो है इस फ्रॉड के ऊपर जो है वो तालियां बजा रहे थे। ठीक जी ब्रिगेड साहब, आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर की पेशकश के बाद कराची की तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होता नजर आ रहा है? देखें, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आज जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया, देखें जिस तरीके से आज प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को इनवाइट भी किया, वो वहाँ बैठे भी हुए थे और इट वाज अ वेरी पॉजिटिव स्प्रेड। आई वाज वेरी हैप्पी कि फर्स्ट टाइम फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट दे वर टुगेदर, उनके मिनिस्टर भी साथ बैठे हुए थे। इम्तियाज शेख को मैंने देखा, चीफ मिनिस्टर को देखा, इधर अली जैदी और बाकी चौधरी फवाद और सारा लोग बैठे हुए थे। एटलीस्ट इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑफर किया कि नॉट ओनली के KCR के लिए, उन्होंने साथ बंडल आइलैंड की बात की कि आप इसमें भी लेट्स वर्क टुगेदर। आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट ने रियलाइज कि सिंध के बगैर कोई बात नहीं हो सकती, बात भी ठीक है, इसलिए दे हैव टू बी अ पार्टनरशिप, दोनों की इकट्ठी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि फ़ायदा भी सिंध को होगा, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, जो रेवेन्यू होगा वो भी आपको मिलेगा। तो इसको अगर हम इस लिहाज से देखें तो इट वाज अ वेरी गुड मीटिंग, जहाँ ये एक आइस मेल्ट हुई है। वरना बड़े से हम ये देख रहे थे कि एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दी जा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी वो भी लटकी हुई थी। जब आप बैठते हैं, बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, काफ़ी दूरियां ख़त्म होती हैं और आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ करते हैं। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम हमें पॉजिटिव सोच एटलीस्ट रखनी चाहिए। और साथ ही अगर KCR में 3 महीने में हमें ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि KCR में कितने बग्स थे, कितनी डिफिकल्टी थी, या इट वाज जस्ट फाउंडेशन स्टोन लेइंग थी, तो ये भी हमें पता चल जाएगा। आई थिंक इस लिहाज से आई टेक इट अ पॉजिटिव, आई एम वेरी होपफुल। और पीपल्स पार्टी और जो PTI, ये PTI मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी इन कामों को डेवलप करने के लिए। ठीक जी अयाज साहब, एक तो फैसल की बात ठीक है। मुझे याद है 2004 में पहली बार जब शौकत अजीज़ साहब ने इफ्तिताह किया था तो मैं कराची में ही था और शौकत अजीज़ साहब ने उस वक्त MQM की बड़ी तारीफ़ की थी कि क्या पार्टी है और क्या ज़बरदस्त काम कर रही है। और मुझे इसलिए याद है कि मैं चूँकि कराची ऑफिस में था उस वक्त, वो शौकत अजीज़ साहब आए थे और वहाँ इफ्तिताह हुआ था और वो ख़बर लगाने का एजाज़ हमें हासिल हुआ था उस वक्त, ये MQM की तारीफ़ वाली। उसके बाद वो फैसल बिला वजह तनकीद कर रहे हैं कि यार फ्लाईओवर अभी रूट तय नहीं हुआ, और फ्लाईओवर तो कोई बात नहीं यार, नहीं बना लेंगे फैसल, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ लोगों का रोजगार बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे तो आप मतलब इस तरह ना किया करें यार, कुछ काम होने दें खुदा के लिए। एक तो काम होता नहीं है, फिर आप तनकीद करते हैं जी हमारे शहर के लिए कुछ नहीं होता। आप वो बेचारे करने लगे हैं, फिर आप तनकीद कर रहे हैं, दिस इज वेरी बैड। मतलब उनको मौका तो दें, आप जैसा भी करना चाह रहे हैं वो काम होमवर्क हुआ है नहीं हुआ, वो उसकी अप्रूवल हुई है, टेंडर हुआ नहीं हुआ, वो सब कुछ होता रहेगा। असल बात है इलेक्शन में टाइम बड़ा कम रह गया है, तो अब ये चीज़ें जब तक नहीं दिखाई जाएंगी। हाँ, एक बात बिल्कुल ठीक है कि एक पॉजिटिव साइन था कि आज पहली बार चीफ मिनिस्टर साहब भी नज़र आ रहे थे प्राइम मिनिस्टर की तकरीब में। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों हों तो जाहिर है ये हौसला अफजा बात है। और बिल्कुल बंडल आइलैंड पे भी अब स्पाई को लचक दिखानी चाहिए सही, और मिलके अगर काम करना है, और वहाँ से अगर बाहर से उस पर सरमायाकारी आती है तो अल्टीमेटली तो ये फ़ायदा इस शहर के लिए होगा। आपने कहा कि ये एशिया का पेरिस हुआ करता था, हमने बहुत से शहर जो पेरिस हुआ करते थे या पेरिस बनाने थे हमने वेनिस बना दिए। ये अलग बात है कि वो सैलाब वाले वेनिस बन गए ना, कि सैलाब आया हुआ और उसमें आप कर भी कुछ नहीं सकते। तो कराची के साथ भी हमने यही किया। अल्लाह करे कि इस दफ़ा ये एफर्ट सीरियस हो,
और इसमें चीज़ें ठीक हो जाए, टेंडर भी हो जाए फैसल की तसल्ली के मुताबिक और काम हो जाए और उसके बाद हमें नज़र आए कि वाकई कराची के लिए कोई काम हो रहा है, कोई तो कर रहा है, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। अब तबाही इतनी हो चुकी है कि ज़ाहिर है चंद दिन में, चंद महीनों में तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन इलेक्शन में टाइम बड़ा थोड़ा है, इसलिए ये तो ड्रामे करने पड़ेंगे, इसी फैसल को चाहिए बर्दाश्त करें। सही है जी इलियास साहब। देखिए जी, बिल्कुल इसमें बहुत देर कर दी, लेकिन अब तो काम तो शुरू करने चाहिए। KCR के लिए जो आप जो बुनियाद रखी है, इसके लिए बिल्कुल काम करना चाहिए। पहले भी माजी में भी करते रहें कोशिश कि जी इस पर काम किया जाए, लेकिन अब ये किया जाना चाहिए, वो ये बताना चाहिए कि रूट कौन सा है, किधर से जाएगा, लोगों को कितना फ़ायदा हो। इसके लिए होमवर्क वगैरह करना चाहिए, ताकि अगर सीरियस हैं तो इसको करना चाहिए। बल्कि दूसरे प्रोजेक्ट्स भी कराची में लेके आना चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जी इधर इन्वेस्टमेंट के बहुत चांसेस हैं, तो इन्वेस्टमेंट लेके आनी चाहिए जी कराची में। अगर कराची में लेके आएंगे, लोगों की म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा, बेहतरी होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो इसके लिए आना चाहिए। डेवलपमेंट के काम शुरू होने चाहिए। बिल्कुल सही। ये तो 2-3 साल पहले भी कह रहे थे कि जब गवर्नमेंट आई थी कि जी 1100 अरब रुपए के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद हुआ नहीं है। तो अब आए, जाहिर है उनको पता है कि गवर्नमेंट इलेक्शन आने वाले हैं, तो जाहिर है यहाँ से सीटें इनको ज़्यादा मिली थी। अगर यहाँ काम नहीं करेंगे तो अगले साल भी, अगले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में कुछ नहीं मिलेगा इधर से। तो यहाँ से अगर वो जीतते हैं तो इनको कौमी असम्बली में एक ज़्यादा अच्छा मिलती सीटें वगैरह, तो वो इसके लिए इनके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। इनको देखना पड़ेगा, इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आने पड़ेंगे, ताकि लोगों के जो मसाइल हैं, उसका पानी का मसला हल करना चाहिए। लोगों को ये बारिशें हो रही हैं, इतने मसले हो रहे हैं, वो सारे ये मसले बैठ के इनको करने चाहिए। कराची में प्राइम मिनिस्टर साहब को कई दिन लगाने चाहिए, ताकि बेहतरी होगी तो लोगों को मसले कम होंगे, लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट सीरियस है और इनके मसले हल करना चाहती है। अगर नहीं करेंगे तो फिर लोग फिर अगले इलेक्शन में जानते हैं ये क्या करेंगे। बिल्कुल सही जी। आमिर साहब, ये जो मंसूबे का इफ्तिताह, सुबह से मैं सोच रहा था कि आज ये अगर सवाल तो होगा तो मुझे बात करनी चाहिए। ज़ाहिर है PTI एक इतनी बड़ा काम करने जा रही है कि इसकी तारीफ़ हो, इनसे पूरी बात मैं सोच रहा था कि करूँगा खैर अब भी कि मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ यहाँ बैठ के। लेकिन सुबह मैंने वो फिक्सेट वाला ड्रामा अपने ही मॉर्निंग शो में देखा, वो आलमगीर कहीं से निकल आया था, गटर के ढक्कन वाला, उसकी सुनी गुफ्तगू। उसको कुछ पता नहीं कि मुझे ये पता है, लेकिन मैं नहीं टाइमलाइन दे सकता कि ये 2 साल में बन जाएगा, 18 महीने में बन जाएगा, मुझे नहीं पता। मतलब ये कराची के PTI के टोपी ड्रामे को मैंने सुबह अपने चैनल पे सुना। अच्छा, फिर मैंने सोचा नहीं यार, एक अच्छा काम करने जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर इफ्तिताह करने जा रहे हैं। फिर वज़ीर आला सिंध की खबरें आई कि जी उनसे तो वो कह रहे हैं तकरीर नहीं करानी, वो कहते हैं मैं आऊँगा नहीं। अच्छा, ये जो अब खुशगवार हैरत में सारे मुब्तला हैं कि इमरान खान साहब जो मतलब चोर डकैत, मतलब वो अल्ताफ़ हुसैन को भी यूँ ही कहते थे ना, और आज पीपल्स पार्टी के लिए ताउन की बाहें खुली हैं, तो वो PDM पे चले जाएं थोड़ा सा पीछे ना, कि PDM से ये निकले क्यों थे। और मैं बार बार कह रहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ एक रिप्रोचमा इनका हो चुका हुआ है, बस अब वो खान साहब के मानने की देर थी। मामला तो तय थे, वो भी अब हो गए। ये वो पीपल्स पार्टी है जो MQM को 5वें साल के आखिरी महीने के आखिरी हफ्ते में अपोजिशन में लाई और निगरान हुकूमत अपनी मर्जी से बनाई। और फैसल की खुशफहमी देखें कि कराची शहर के रखवाले MQM वाले, वो बता दिया ना सारे का सारा अयाज साहब ने भी कि ये किस किस्म के रखवाले हैं, जो हर डकैती में शामिल थे। 10 साल MQM के और पीपल्स पार्टी हर काम में ठीक रहे, बस 2-4 महीने लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, मनाने पहुंच गए, और बैन लग रहा है, जुतियाँ लग रही हैं, वो सारा ड्रामा भी बंद हुआ, MQM भी बंद हुई और ये अपनी औकात पे आ गई और एक नई पार्टी आ गई। चले, ये पार्टी 3 साल गुम रही और अब पार्टी शुरू हुई है कि गवर्नर साहब आ गए और ये सारे लेके आ गए। मैं तो मशवरा ये देना चाह रहा था, या मैं बड़ा अजीबोगरीब उस मखमसे में चला गया सुन के ब्रिगेडियर साहब की उम्मीदें, फैसल साहब की ना उम्मीदें और प्राइम मिनिस्टर साहब की खुशफहमियाँ। असल बात है कि पैसा कहाँ पे है। ये 1100 रुपए के अरब के पैकेज की मैं चाहूँगा कराची से खबर आनी चाहिए। उस वक्त वो अनाउंस कितने का हुआ था, क्या उसमें ये प्रोजेक्ट शामिल था, कितने अरब शामिल थे, आपने इस PSDP में एक्निक के साथ रखे कितने हैं, ये एक्चुअल पता चल जाएगा कि सिंध गवर्नमेंट ने हिस्सा कितना डालना है। या बार बार नवाज शरीफ का नाम ले रहे हैं ना पीपल्स पार्टी वाले ग्रीन बसों पर कि वो नवाज शरीफ के फंड थे, पैसे थे, सारा कुछ हो गया, ये उसको नहीं चला सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, इन्होंने नहीं बनाया, ये अब फिर शामिल हो गए। खैर और बरकत पीपल्स पार्टी की इस मंसूबे में भी आ गई। ये पूरे मुल्क में सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे
मुराद सईद सड़कें और वो सब चीज़ें बांट रहे हैं, ये यहाँ पे आ गए। अब ये हैंग होंगे पुल। आप याद रखें, वो जमशेद बागवान कहते हैं जब इन्होंने BRT शुरू की तो एक सेल्फी पुल बना दिया। वो पुल इतना ऊंचा बना दिया कि उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ ही नहीं सकती थी सिवाय लड़कों के और लड़कियों के, कि वो जाके सेल्फियाँ लेते थे। तो ये जो हैंगिंग ब्रिज बन रहे हैं, तो यार कराची शहर में आइकॉन बनेगा, वहाँ पे टिकटॉक हुआ करेगी, कुछ ड्रामे हुआ करेंगे। फिर भी मैं उम्मीद रखूंगा कि ये कराची शहर को मंसूबा दे दें। लेकिन एक रिटायर्ड अफसर है, नवाज शरीफ के नाम के साथ सारे अफसर आते हैं, आपने चीफ सेक्रेटरी भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया। शाहिद अशरफ तारड़ वर्ल्ड बैंक से आगे हैं। NHA और FWO ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ जितने काम किए, जहन में करिएगा कि टाइमलाइन पे किए, उसमें शाहिद अशरफ तारड़ का नाम था, जो नवाज शरीफ हर अगली मीटिंग में टाइमलाइन कम कर देते थे। आपने अगर ये मंसूबा बनाना है, इस तरह के लोगों को लगाना पड़ेगा जो दिन रात प्राइम मिनिस्टर आए। ये कभी भी लवारी टनल मुकम्मल नहीं होनी थी अगर नवाज शरीफ वहां 8-10 विजिट ना करता। जो अब खुल गया, जो भुट्टो कमाता आया, उसमें भुट्टो लाड़काने में तो जिंदा है, बाकी जगह पे सिर्फ लवारी टनल पे जिंदा था। चित्राल से जीतती रही पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये चीजें देख लें। अगर आपने जिंदा रहना है बतौर PTI के हमने कराची को कुछ दिया, तो ऐसे अफसर ढूंढ लाएं। यूनुस डागा को प्रोजेक्ट दे दें, आप छोड़ दें शायर तारड़ को, लेकिन ऐसे लोग बिठा दें जो टाइम लाइन पे आपका काम करा दें। सही है, चले यही उम्मीद रख लेते हैं कि जो आप सजेशन दे रहे हैं वो सुन ले PTI और उस पर अमल करे। जी फैसल साहब। ये आमिर साहब कह रहे हैं ना फंडिंग का, मजे की बात है इस प्रोजेक्ट में ये भी तय नहीं हुआ है कि इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी। इतना हैरत अंगेज प्रोजेक्ट है, ये भी तय नहीं हुआ अब तक। तो बस देखें जी, हैरत चीजें बताने वाली नहीं होती हैं यार, हैरत अंगेज चीजें काम भी कर जाती हैं। बहरहाल जी, मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब कहा है तो अगर कराची के प्रोजेक्ट्स का आगाज़ होता है, बेहतरी होती है, कराची की आवाम की ज़िंदगी बदलती है, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के हक़ में भी अच्छा है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है नून लीग में बयानिए का तजाद। हम सवाल ये रख रहे हैं, ये हिकमत अमली है या तकसीम का आगाज़ है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है। कौमी मुफाद को मरूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली PTI जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दुरूद कराएं। विरासत की लड़ाई आपके खानदान में शुरू है। नून में से मीम निकलेगी, अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। नाज़रीन, अपोजिशन की बड़ी जमात PMLN में बयानिए की खलीज मजीद गहरी होने लगी है। चंद दिन पहले मीडिया टॉक में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की मुखालफत करते हुए कहा कि वो इस गुनाह में शरीक नहीं थी। तहम हमजा शहबाज ने मरियम नवाज के बयान को मुस्तरद करते हुए ये वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतल्लिक फैसला क़यादत का था, जो दुरुस्त और बरवक्त था। कौमों की ज़िंदगी में ऐसे मामलात आते हैं जो ज़ाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देना पड़ती है। गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब करते हुए पार्टी में लड़ाई झगड़ों की निशानदेही की और ये एतराफ़ किया कि पार्टी में इख्तिलाफात वर्कर्स का नहीं क़यादत का है। इसी मुनासिबत से हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। शेख रशीद साहब ने नई पेशगोई किया है कि अब 2 की बजाय नून लीग में 3 ग्रुप्स होंगे। आपके ख्याल में ये जो बयानिए का तजाद अब एक बार फिर सामने आया है, ये कोई हिकमत अमली है या तकसीम का आगाज़? शेख साहब, जब इस शहर के जो वज़ीर दाखिला है ना 16 मुरब्बा मील के, जिसमें हर रोज़ फायरिंग से लोग मारे जा रहे हैं, फिशिंग कर रहे थे इस शहर से 40 किलोमीटर दूर फतेह जंग में, और वो अपनी फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं, जो जिम्मेदारियाँ उस पर बात नहीं करते। तो उनके लिए तो मेरा ये जवाब है कि वो 3 निकाल लें, 4 निकाल लें। इशू ये है कि आज बरतानिया की अदालत से अभी मलिक अहमद खान शहबाज शरीफ के तर्जुमान ने वो फैसला भी जारी किया, बता दिया कि 21 माह में 20 अकाउंट्स की इंक्वायरियाँ हुई। किसकी? जिसके ऊपर सारे करप्शन के जिस फैमिली पे इल्ज़ामात हैं, शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज, नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसको ओके कर दिया है, बरी ज़िम्मा करार दे दिया है नायब हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्तों पे। एक तो ये ठंड पड़ जाएगी सबको। बाकी ये बयानिए की जंग है या वो जो सवाल में था हमारे हिकमत अमली, ये बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं। पहले दिन से दोनों भाई गुड कॉप और बैड कॉप खेलते हैं।
मुज़ाकरात भी करते हैं, बात भी करते हैं, और सियासी जमातों में जो बड़ी सियासी जमातें हों इख्तलाफात होते हैं, बरसरे आम होते हैं। ख्वाजा आसिफ के जिस बयान का जिक्र किया कल, उसने उसकी वजाहत भी की कि ये बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक चूँकि कंटोनमेंट पे बात हो रही थी, मैंने उसी में बात कही, और जो बयानिया है और जो क़यादत है वो अकेली नवाज शरीफ की है। ये तो हो गया ना उसका जवाब। ये बिल्कुल अपने हिसाब किताब से बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं, लेके आ गए हैं कंटोनमेंट पे। आप इसको कह देंगे अचानक जीत है, ये वो जीत है जो पीटीआई ने हथेली पे रख के पीएमएलएन के हवाले किया है कि जनाब हमारी कारकर्दगी का ये काम है, जिसके जवाब में पीएमएलएन को एक नया बूस्ट मिला है। क्योंकि कारकर्दगी ये होती है कि गवर्नेंस आपने शो करनी है, कीमतें कम करनी है। भाई जब डॉलर आप बार बार चढ़ा रहे थे और रुपया गिरा रहे थे, तो आप भूल गए थे कि इससे महंगाई आएगी। उस वक्त तो था डार चोर था, इसहाक डार चोर था, उसने डॉलर को जाली करेंसी बनाया हुआ था, डॉलर को जाली तौर पे रोका हुआ था और रुपए को मुस्तहकम किया हुआ था। भाई लोगों को दाल रोटी ठीक मिल रही थी। अब आप 170 पे डॉलर ले गए हैं, और अयाज खान साहब कह रहे थे 72 की पेशीन गोई है, वो जल्दी इसी हफ्ते शायद पूरी भी हो जाए, जाके वापस हो रहा है, खींच रहे हैं, डॉलर डाल रहे हैं, स्टेट बैंक भी बीच में डाल रहा है। इशू ये है कि सियासत किस चीज़ का नाम है, यही है ना कि लोगों के लिए बहुत कह रहे थे कि जी कोई नहीं बात करते। कल शहबाज शरीफ ने पहला इस तरह का पब्लिक खिताब किया और इंदिया दिया कि हम मार्च करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, लोग तैयार हों। नवाज शरीफ क्या कर रहा था, मरियम नवाज क्या कर रही थी, हर बंदा अपने स्टाइल से गुफ्तगू कर रहा है। बात किसको कर रहे हैं, हुकूमत को रगड़ रहे हैं। हुकूमत अपने आप को रगड़वाने का मौका दे रही है, क्योंकि इनके पास जवाब कोई नहीं है। 3 साल की गवर्नेंस के बाद आप कब तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी खेल खेलते रहेंगे और लोग मानते रहेंगे? नहीं हो सकता। आपको अब देखें ना, पंजाब में आपने एक क़यादत चेंज की है, उसके रिजल्ट 6 महीने में आएंगे, लेकिन मुझे ये यकीन है एक डीजी उन्होंने बदल दिया है और एक कमिश्नर जाना है, उसके बदले में चीफ सेक्रेटरी को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सिफारिशें बहुत तकड़ी हैं। हर चीफ सेक्रेटरी जिसने जोर लगाया थोड़ा बहुत, उसके फिर हाथ पांव ठंडे करके बांध के मारा गया कि नहीं नहीं ये तुम नहीं कर सकते। इस जोड़ी की भी देख लेंगे, आईजी की भी, क्योंकि अभी चेंजिंग शुरू होनी है। तो रिजल्ट कम से कम 6 महीने बाद इस गवर्नेंस का आएगा, जो नई टीम आई है और नई जोड़ी आई है। लेकिन सब्र के पैमाने लबरेज होने शुरू हो गए हैं। आप देखिएगा चीफ मिनिस्टर, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि वो जो फिरदौस आशिक अवान ने शिकायत की थी कि जनाब बुज़दार साहब ये हरकतें कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने वही मैसेज वापस बुज़दार को दे दिया और बुज़दार साहब ने बुला के हवाले कर दिया जनाब फिरदौस आशिक अवान को कि चले अब आप हवा में रहे। विफाक से भी फारिग हुई, सूबे से भी फारिग हुई। तो अभी देखते हैं कि इस जोड़ी पे कितना एतमाद होगा। ये पीएमएलएन अपने हिसाब में बिल्कुल ठीक खेल रही है, उनको पंजाब में विकेट अच्छी मिली हुई है। आज इमरान खान साहब ने कुछ पुराने लोगों को शामिल किया है, सियासत शुरू होगी और वो है इंतखाबी सियासत। हर पार्टी ने, हर बंदे ने अपना जोर लगाना है। पीपल्स पार्टी पंजाब में आके कोई 4थी नहीं 8वीं दफा वापस हुई है, उन्हें कुछ नहीं मिला आने पे। इमरान खान साहब को बहरहाल कुछ तोहफे आज मिले हैं और वो अंदरूनी सिंध में इन होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है सियासत हो, किसी भी तरीके से इस मुल्क में काम हो जाए, लोगों की फलाह के लिए किसी भी प्रेशर में हो जाए, अच्छी बात होगी। जी अयाज साहब, बाकी सवाल का जवाब तो देते हैं। ठीक कह रही मैंने कहा जामिर साहब बहुत लैब फैसल की आवाज भी आई मुझे। चले आ जाएगी। मैं कह रहा हूं सवाल का जवाब तो देते हैं। तो वो कह रहे हैं सवाल का जवाब भी देते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। ये पढ़े लिखों की गुफ्तगू है भाई। जी अयाज, तुम चूरन बेचो अपना। अच्छा नहीं, टाइम पहले ही काफी हो गया। अच्छा दुआ ख्वाजा साहब बेशक वजाहत करते रहें, लेकिन बात वही ठीक है जो ख्वाजा साहब ने कल की थी। मैं ये भी आपको बता दूं, ये इख्तलाफ है, बड़ा शदीद इख्तलाफ है। वो ठीक है, नवाज शरीफ साहब कायद हैं, ताहयात कायद हैं, पार्टी ने अल्टीमेटली फैसला उन्हीं का होता है, लेकिन जो नीचे रिजेंटमेंट है वो अपनी जगह मौजूद है कि वहाँ से एक बयानिया आता है जो मरियम साहबा का होता है, वो दूसरी पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। वो ये समझते हैं कि हमारा बेड़ा गर्क करने में इस बयानिए का बड़ा हाथ है, क्योंकि मरियम या तो सोचती समझती नहीं है जवाब देते हुए, या फिर वो होता है ना कि जी हर बॉल मैंने बाउंड्री के बाहर ही फेंकनी है, शायद अफरीदी वाली बात। तो वो जब हर बॉल आप बाउंड्री के बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो फिर किसी वक्त चांस होता है कि आप कहीं कैच हो जाएं या स्टंप हो जाएं या बोल्ड हो जाएं, कभी कभी LBW भी हो जाया करते हैं। तो वहाँ ये रिजेंटमेंट मौजूद है और उस लेवल पे ये इख्तलाफ। आज बहरहाल मरियम ने बड़ा अच्छा किया जब हमजा की मौजूदगी में ये कह दिया कि हमारा इख्तलाफ तो हो सकता है, जाहिर है एक पार्टी में रहते हुए। इससे शायद बाकी जो इनके पार्टी कारकुन है और लीडर है
उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। वो बेचारे सबसे ज्यादा मुश्किल में वो फंसते हैं, क्योंकि इस तरह की बात एक इधर से आती है, दूसरी उधर से आती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हमने किसका साथ देना है। एक मरियम नवाज का हल्का है, वो उनको उठा के रख रहा होता है। दूसरा जाहिर है जो शहबाज शरीफ साहब के साथ है, जिन्हें पता है ये जो बात कर रहे हैं ना इलेक्शन की, जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, इसमें नो डाउट शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बहुत बड़ा रोल है। लाहौर में मेरी जाती इतला है कि बहुत से लोग नाराज थे। हमजा शहबाज ने कुछ लोगों को फोन किए, कुछ से मुलाकातें की, उनकी नाराजगी दूर की, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो वो जो हल्के की सियासत है वो शहबाज शरीफ और हमजा से बेहतर मरियम नहीं कर सकती, ये तस्लीम कर लेना चाहिए। उनको तकरीरों के लिए रख लें, जैसे मैं कहा करता हूँ कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर्स रख लें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, लेकिन दुआ बात यह है कि इसमें आई ब्लेम नवाज शरीफ, इसलिए ही इज अ पार्टी लीडर, ही शुड हैव सॉर्टेड आउट दिए जो भी आपस में मिसकम्युनिकेशन है, और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स, उसके बाद शहबाज शरीफ से हमजा शहबाज की मरियम की स्टेटमेंट, अभी चले उन्होंने कह दी थी कि हमारी सोच फर्क है, अदरवाइज नाइस पर्सन, बट डिफिकल्ट। ख्वाजा आसिफ को आपने देखा कितने फ्रस्ट्रेटेड थे, ही सेड विद पार्टी दे शुड सॉर्ट इट आउट। तो इससे पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। और वो जो एक मिसाल है दो मुल्ला में मुर्गी हराम, इनके साथ भी जो शेख रशीद कह रहे हैं, यू नेवर नो कि तीसरा ग्रुप निकला है, वो एडवांटेज लेने की कोशिश करे। हर एक यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिस्ट हैं जो इसका फायदा उठाते हैं, इसलिए इस मौके के ऊपर इस अफवाह को ख़त्म करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो अनकरीब आप देखेंगे इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और नुकसान जाहिर है कि आई थिंक अगर अभी एक और देखें कि अगर कल जो अपील है मरियम नवाज की, अगर ये अपील रिजेक्ट हो जाती है, व्हाट हैपन देन, हु विल हेड द पार्टी, देन हु विल द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, एंड व्हाट वो शहबाज शरीफ क्या कर रहे होंगे, उनकी क्या सोच होगी कि अभी मजबूरी मुझे दे रहे हैं। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन को सोच के नवाज शरीफ को ये सॉर्टिंग आउट करनी चाहिए। पार्टी लीडर्स के लिए, पार्टी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जी फैसल साहब, असल में मरियम साहिबा में जो मुस्तकिल एक चीज़ समझ में आ रही है, उनमें मैच्योरिटी नहीं आ रही। अभी वो जो कह रही है कि इस गुनाह में शरीक नहीं थी, वो अपने वालिद के फैसलों को भी जो है उन्होंने अब जो है ना गुनाह समझना शुरू कर दिया। वो जो हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं तो पार्टी की लीडरशिप का फैसला था, वहाँ कोई कौमी असम्बली के रुकन अपने तय तो फैसला नहीं कर सकता था, नवाज शरीफ साहब की हिदायत के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता था। और नवाज शरीफ के फैसलों को भी जो है वो उन्होंने जो है वो गुनाह समझना शुरू कर दिया। देखिए ज़मीनी हक़ाइक़ अलग है, आइडियलिज्म अलग है। अगर मरियम साहिबा को आइडियलिज्म की बुनियाद पर सियासत करनी है तो मुझे मावरा कानून, ये खानदान जो मराहत लेता है वो लेना छोड़ दें। आप सारे अपनी मामलात तो मावरा कानून तय करना चाहते हो, फिर इस कौम को जो है आप जो है वो आइडियलिज्म का जो है चूरन बेचते हो। जो अपना शहबाज शरीफ की सियासत है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है। वो जो एयाज साहब कह रहे हैं वो हल्के की सियासत को समझते हैं, उस हल्के की सियासत को नहीं समझते, बल्कि पाकिस्तानी सियासत के जो मारूजी हालात हैं उसको मुकम्मल तौर पे समझते हैं और वो उसके मुताबिक ही जो है वो सियासत करना चाहते हैं। लेकिन उनको सबसे बड़ी अपोजिशन का सामना है वो मरियम साहिबा की अपोजिशन का सामना है। तो अगर इस मुस्लिम लीग को रिजल्ट चाहिए तो मरियम साहिबा को थोड़ी दिनों के लिए जो है वो पीछे रखना पड़ेगा, अदरवाइज मुस्लिम लीग नून के लिए 2023 के अच्छे नताइज नहीं आएंगे। जी इलियास साहब। जी बिल्कुल, ये बार बार पर जो मरियम नवाज साहिबा का जो बयानिया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब देते हैं, ये हमजा शहबाज कहते हैं, वो हट के उनसे बयानिया दिया जब भी उन्होंने दिया। तो यही है इनकी पार्टी के अंदर जो इस वजह से जो कहा जा रहा है कि इख्तलाफात खुल के सामने आ रहे हैं। आज तो मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज इजलास में मौजूद थे इकट्ठे, वरना यही था पहले कि किसी भी इजलास में इकट्ठे नहीं हो रहे थे, ना शहबाज शरीफ साहब ना हमजा शहबाज, तो बल्कि लाहौर में ही मौजूद थे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब, लेकिन वो इजलास में शरीक नहीं हुए। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है कि आज मरियम साहिबा ने कहा है कि जी हमजा शहबाज अच्छे हैं, लेकिन अपने जो इख्तलाफात हो सकते हैं सोच में, तो ये जो सूरत हाल है, इस तरह पार्टी के जो कारकुन हैं वो बड़े इस बारे में बड़े होते हैं कि जी परेशानी का मुब्तला होते हैं कि वो किस में जाएं, किस इजलास में जाएं, किसके साथ रहें, किसके साथ ना रहें, किस जलसे में जाएं। मरियम नवाज साहिबा ने किया जी, लाहौर में एक इलेक्शन लड़ा, आज़ाद कश्मीर का लड़ा, तो ये जो इनके इन इलेक्शन की वजह से तो नहीं इनको इतनी तजर्बा हासिल होता जितना जो इन्होंने सारी ज़िंदगी गुजार दी है शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज ने। उन लोगों के घरों में जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और वोट लेना आसान काम नहीं है। और मरियम नवाज साहिबा ने देखा कि उनको दोबारा नहीं उस तरह पजीराई हासिल हुई जिस तरह पहले हुई थी, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का इशारा चलता था। हाँ, यहाँ एक बात बिल्कुल
ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए, वरना ये आइंदा इलेक्शन में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है जी, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। फिर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन से मुतालिक। हम सवाल ये रखेंगे, हुकूमत कामयाब होगी या ऑपोजिशन? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। शहबाज शरीफ जो हैं वो एक्यूज हैं, वो नैब ने उनको मुल्ज़म डिक्लेयर किया हुआ है। अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम जो चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। नाज़रीन, आइंदा दिनों में एक और एक्सटेंशन पर गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान नया महाज खुलने को तैयार है। चेयरमैन नैब के ओहदे की मुदत 8 अक्टूबर को मुकम्मल हो रही है और गवर्नमेंट ने चेयरमैन नैब को ऑर्डिनेंस के जरिए तौसीह देने का इंदिया दे दिया और ये भी वाज़ेह कर दिया कि चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट के फैसले पर PMLN और पीपल्स पार्टी का सख्त मौक़िफ़ सामने आ रहा है और गवर्नमेंट को खबरदार करते हुए ये ऐलान किया गया कि अगर चेयरमैन नैब को तौसीह दी गई तो सख्त मुज़ाहमत करेंगे। इसी हवाले से हमारा सवाल है, अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब ये चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन का मामला आपके ख्याल में हुकूमत कामयाब होगी या ऑपोजिशन? एक तो बात ये कि अगर राना साहब की बात मान ली जाए कि पीपल्स पार्टी और इसमें PTI में कोई मुफाहमत हो चुकी है इस लेवल की, तो फिर तो बड़ा आसान हो जाएगा। लॉटरी शायद किसी तीसरे की निकल आए, कोई सदारती ऑर्डिनेंस आ जाए, इन चेयरमैन साहब को तौसीह ना मिले, दिखाया ये जा रहा है कि ये होंगे, किसी और को ला के बिठा दिया जाए, मतलब कोई और नाम आ जाए अचानक और आपको पता चले कोई शेख, कोई मलिक, कोई भी हो सकता है, को आ जाए और उसको बना दिया जाए और उसके बाद फिर देखी जाएगी अगर वो अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे हो चुकी है। ठीक जी, आमिर साहब। देखिए, एहतसाब चूँकि सारे का सारा अब इंतकाम में बदला और उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई, तो चेयरमैन नैब को आज खुद कह देना चाहिए कि जी 8 अक्टूबर को मैं जा रहा हूँ। चूँकि वो नहीं कह रहे और वो ख्वाहिश उनकी नज़र आ रही है और गवर्नमेंट चाहे इनके नाम पे डिप्टी चेयरमैन को ऑर्डिनेंस की सूरत में ले आए। आप ये देख लें कि ये इतने इंतज़ामी तौर पे कामयाब हैं चेयरमैन कि ग्रेड 21 में 5 DGs ने प्रमोट होना है और डिप्टी चेयरमैन ने पिछले साल बोर्ड में लिखा कि ये सारे नाअहल, इनको इन्वेस्टिगेशन नहीं आती। वो बोर्ड 4 महीने उसका मिनट्स चेयरमैन ने रख के वापस कर दिए। 1 साल से लोग तड़प रहे हैं। एक DG दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे, एक ने डिप्टी चेयरमैन पे ही केस बना दिया है। अंदाजा कर लें, अब उसकी EBM में नाम नहीं आ रहा, उसकी खबरें छपवाई जा रही हैं। यहाँ नैब के अंदर इस कदर बद इंतजामी मौजूद है। मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब की बहुत इज्जत अफजाई हो चुकी है, इनको तो खुदाफिज होना चाहिए और गवर्नमेंट जो भी कानून लाएगी चैलेंज तो होना ही होना है। इनको नहीं समझ आ रही इलेक्शन कमीशन में क्या शहबाज शरीफ ने इलेक्शन नहीं लड़ना, कि आप एक तरफ तो उनको खत लिख रहे हैं कि मेंबर्स बता दें और यहाँ पे आपको मसला दूसरा आ गया, लिहाजा कहीं पे भी कोई क्रेडिबिलिटी वाली बात नहीं है। सही जी, ब्रिगेड साहब। दुआ देखें, प्रॉब्लम वही है कि उनका PTA का एक स्टांस है फेडरल गवर्नमेंट का कि जी उनके ऊपर केस है, उनसे कैसे कंसल्टेशन करें। मेरे ख्याल में अगर पॉसिबल हो सकता था शहबाज शरीफ को अपना नाम विड्रॉ करते और किसी और को अपोजिशन लीडर बना देते, ताकि कम से कम ये स्टैंड ऑफ खत्म हो जाता और ये एक हुकूमत का बहाना भी खत्म होता और फिर ये आपको खुद ब खुद ये मसला सॉल्व हो जाता। बट अभी नहीं, अब टाइम खत्म हो गया। नाउ इट इज प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस 1 और पार्लियामेंट, दोनों में से एक होगा, लेकिन जो भी होगा इट विल बी चैलेंज द कोर्ट और इट्स गोइंग टू लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट। द आइडियल वाज के चीफ जो आपके चेयरमैन है वो उनको खुद चाहिए था जी मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फाइंड सम ऑफ द सूटेबल पर्सन। अभी भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस में अगर नॉमिनेट करते हैं इनको, हो सकता है किसी और को भी कर दें, जो अयाज साहब कह रहे हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज आती है। जी फैसल साहब। अच्छा, इस हुकूमत को तो जो है ना वो अपने लिए खुद से मसाइल पैदा करने का शौक है। शहबाज शरीफ साहब के रवैये में जितनी लचक है ना, ये शहबाज शरीफ के साथ मिलके भी अपनी मर्जी का जो है वो चेयरमैन नैब ला सकते थे। जो इलेक्शन कमिश्नर आया उसका नाम किसने दिया था? इमरान खान साहब की पार्टी ने नाम दिया था। ये शहबाज शरीफ के साथ भी ला सकते थे, लेकिन अपने लिए बिला वजह के मसाइल पैदा करना, इशू पैदा करना, इस तरह के इकदाम करना जिससे बिला वजह का एक सियासी इंतशार पैदा हो, ये हुकूमत का शौक है। पता नहीं शौक क्यों है इसको। अगर चाहे तो बहुत आसानी के साथ ये मसला हुकूमत की ऐन मंशा के मुताबिक हल हो सकता है। सही जी, इलियास साहब। गवर्नमेंट चाह सकती है कि बिल्कुल अफ़वाम तफ़हीम के साथ बैठ के मसले को हल कर लेते, लेकिन अब एक
अनोखा सिस्टम शुरू कर दिया कि जी शहबाज शरीफ नहीं नॉमिनेट कर सकते, वो केस में खुद सारे मुलव्वस हैं, तो जाहिर है कोई और अपोजिशन लीडर के अलावा उनसे पार्टी से ही पूछना था, तो उनसे पूछ लेते। कोई ऐसा अब ये मसला तूल पकड़ेगा और ये मसला ख़राब होगा। अब इसमें पूछना मसाइल का लीडर से पड़ेगा जी, उससे मुशावरत करनी पड़ेगी, उससे मुशावरत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मसले को ये अब तूल पकड़ाएंगे और आपस में इख्तलाफात होगी, बयानबाजी होगी और फिर एक दिन बैठ के सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन आया साहब एक ज़िमनी सवाल, अब ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर को अगर इन्वॉल्व नहीं करते इस मामले में तो फिर किस तरफ हालात आप देख रहे जाते हैं? वो ज़ाहिर है ऑर्डिनेंस है और ऑर्डिनेंस वो आमिर आपको बता चुके हैं कि वो डेफिनेटली चैलेंज होगा। अब वो किसकी फेवर में जाएगा ये नोबडी नोज, अभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यकीनन अगर ऑर्डिनेंस आएगा तो चैलेंज होगा। ठीक है जी, अंदाज़ा या फिर हुकूमत कामयाब होती है या अपोजिशन। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।